हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बीकॉम फोर्थ सेम के सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस, इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरी ऑलरेडी इतनी लंबी चौड़ी एक प्लेलिस्ट है ना, क्या बताऊं। बट आप लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी सब्जेक्ट्स को रीअपडेट करो, काफ़ी पुरानी वीडियोज़ हैं। तो लेट मी टेल यू कि इन वीडियोज़ में मैं आपके साथ प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो कवर अप करूंगी। और वन न्यू चीज़, यानी कि एक कह सकते हैं आपके लिए एक सरप्राइज, जो कि है कि इसकी ये तो है यूनिट 1 की वीडियो। जब इसकी यूनिट 2 की वीडियो आएगी उसमें यूनिट 2 के क्वेश्चंस तो होंगे, उसके साथ हम लोग उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करवाएं। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सी अपडेट और है। आप लोगों को पता है यूनिट 1 की वीडियोज़ आप लोग कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यूनिट 2 की वीडियो देखने के लिए बेसिक सी सब्सक्रिप्शन होती है, जो कि आपको एक ही बार लेनी होती है, और उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट के यूनिट 2 की वीडियो आराम से देख पाएंगे। 59 में आपको वो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 1 महीने की सब्सक्रिप्शन होती है और उसमें आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की यूनिट 2 की वीडियो आराम से देख पाएंगे। सो सिंपल सी अपडेट है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसके वेरियस टूल्स क्या हैं। सबसे पहले अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर हम किसी भी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उस कंपनी के 2 चीज़ों को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज फंडामेंटल एनालिसिस। हम फंडामेंटल एनालिसिस कब करते हैं, जब हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसके हमें वेरियस टूल्स इस क्वेश्चन में बताने हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं उस कंपनी की रियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या उसके स्टॉक्स की वैल्यू है, एक्सेट्रा। हम उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को स्टडी करते हैं, उसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या इंडस्ट्री परफॉर्मेंस है, या क्या मैनेजमेंट की क्वालिटी है। हम ईच एंड एवरी पॉइंट को उसके इवेल्युएट करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। इसका मेन एम क्या है कि एनालाइज करना, फाइंड आउट करना कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू ना हो, यानी कि उस स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में 400-500 होना चाहिए और उसको 3000 प्राइस दिया हुआ है। ओवर वैल्यू ना हो, अंडर वैल्यू ना हो, ताकि इन्वेस्टर्स अपना राइट डिसीजन ले पाएँ कि उनको उस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको डिसीजन लेने में मदद करती है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, फंडामेंटल एनालिसिस मीन एनालाइज करना किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी फ्यूचर पोटेंशियल को चेक करना उसके फैक्ट, फिगर्स और बिजनेस परफॉर्मेंस के बेस पे। अब क्यों फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको कंपनी की ट्रू वर्थ फाइंड आउट करने में मदद करता है। आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, जब आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, उसके रिलेटेड डिसीजन लेने में मदद करता है। क्योंकि जब आप पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आपका कहीं ना कहीं रिस्क जो है कम हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल ना बहुत डिटेल में जाके उसकी रिसर्च करनी होती है, जो हम लोग आगे रीड करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, तो जब हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना कंपनी की पूरी, तो हमें एक्चुअल में हमारा रिस्क जो है पैसे डूबने का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये हमें मदद करता है, फंडामेंटल एनालिसिस हमारी हेल्प करता है ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी को सिलेक्ट कर पाएँ हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस के कौन कौन से मेन टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं? 3 टूल्स हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस, सेकंड वन इज इंडस्ट्री एनालिसिस एंड थर्ड वन इज कंपनी एनालिसिस। इसको डिटेल में देखते हैं। इससे पहले देखिए इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? ये एक एनालिसिस है जो कंपनी की, मतलब हमारी पूरी ओवरऑल कंट्री की हेल्थ को देखता है कि इकोनॉमी क्या है। क्योंकि देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कोई भी कंपनी ग्रो करेगी ना। अगर इकोनॉमी ही दिन बाय दिन डाउन जा रही है तो कोई कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है? इफ़ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, कंपनीज आर लाइकली टू परफॉर्म वेल। अगर हमारी इकोनॉमी ही स्लो है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, तो कंपनीज के प्रॉफिट्स तो गड्ढे में जाएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना है कि जीडीपी का ग्रो रेट क्या है, क्या इन्फ्लेशन का रेट है, क्या हमारा इंटरेस्ट रेट है, क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या मार्केट के ट्रेंड्स हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो ऑब्वियस है, अगर महंगाई बढ़ चुकी है तो लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, कंपनीज की सेल दिन ब दिन गिरती जाएंगी और स्टॉक्स का प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए गाइस, सेकंड क्या है? इंडस्ट्री एनालिसिस। ये लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या चेक करता है कि फ्यूचर क्या है उस इंडस्ट्री का, यानी कि अगर हम किस फील्ड में हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो क्या इंडस्ट्री का एक्चुअल में है, एक्चुअल में आने वाले टाइम में इंडस्ट्री की क्या पोटेंशियल है, उस कंपनी का क्या रोल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या देखेंगे कि ग्रोथ स्टेज क्या है इंडस्ट्री की, कितना कॉम्पिटिशन है उस इंडस्ट्री का, क्या डिमांड या क्या सप्लाई है, कौन सी गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो इस इंडस्ट्री सेक्शन को इफेक्ट डाल सकते हैं, और क्या कॉस्ट का स्ट्रक्चर या क्या प्रॉफिट का मार्जिन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर IT इंडस्ट्री देखें तो आज के टाइम पे ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो कंपनीज इसकी अच्छा
परफॉर्म कर रही है तो एक गुड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड वन इज़ हम कंपनी को एनालाइज करेंगे, हमने इकोनॉमी को एनालाइज कर लिया, हमने इंडस्ट्री को एनालाइज कर लिया। थर्ड वन इज़ कंपनी को एनालाइज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल पार्ट होता है। इसमें हम लोग कंपनी की पूरी इंटरनल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, उसकी मैनेजमेंट एफिशिएंसीज देखते हैं। हम पहले नंबर पे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, जिसमें कि उसकी बैलेंस शीट, उसका P&L और उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। पहले तो कंपनी एनालिसिस में हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, देन हम उसकी रेशियो एनालाइज करते हैं। रेशोज़ यानी कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा एक कंपनी का हम लोग पूरा जब चेक करते हैं ना तो उसमें करंट रेशो आती है कि ये रेशो है, ठीक है, क्या लिक्विडिटी होगी, डेट इक्विटी कितनी रेशो है, कितना रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा। तो इसकी नॉलेज उनको होगी, पर जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए बेसिक चीज़ें आप लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको ये जो फॉर्मूलाज होते हैं इनके, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, तो बेसिक आप लोग इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग उस कंपनी की रेशो को एनालाइज करते हैं। थर्ड वन इज़ हम लोग उसकी मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि उसकी जो मैनेजमेंट है क्या वो एक्सपीरियंसड है, क्या वो ऑनेस्ट है, क्या बिजनेस की पॉलिसीज़ हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, ग्रोथ की पोटेंशियल कितनी है, ठीक है, क्या उनकी डिविडेंड की पॉलिसीज़ हैं। अब जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए क्या बेसिक स्टेप्स हैं या क्या प्रोसेस है, पहले तो हम पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, देन हम एनालाइज करेंगे उस कंपनी की इंडस्ट्री को, देन हम उस कंपनी को एनालाइज करेंगे, देन हम उसकी इंट्रिस्टिक वैल्यू यानी कि स्टॉक की मार्केट वैल्यू उसको पता करेंगे, उसको फिर कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस के साथ, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें उस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना है या होल्ड करना है या सेल करना है, देन हम लोग डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल दी गई है कि सपोज करो कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो विच इज़ ABC लिमिटेड, ठीक है। तो आप ये बेसिक चीज़ें करोगे, पहले तो आप उसकी इंडियन इकॉनमी चेक करोगे कि क्या उस कंपनी के रिलेटेड इकॉनमी ग्रो कर रही है हमारी, या हमारी इकॉनमी स्लो डाउन है। देन आप उसकी इंडस्ट्री चेक करोगे कि क्या उस इंडस्ट्री की मार्केट में डिमांड है, क्या उस इंडस्ट्री को कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट है। देन आप उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करोगे, देन आप उसके शेयर प्राइजेस देखोगे, देन आप देखोगे कि कंपनी क्या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लोगे। आई होप आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है इट्स क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन की कंक्लूजन जो कि आप लोग खुद रीड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्या फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने से पहले। तो ये क्वेश्चन देखिए 2024 और 2023 दोनों में आया है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मीन अ वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज मेथड कि आपको कहाँ, कब, कैसे, कितने पैसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर लेनी कि मुझे कितने पैसे किस कंपनी में कब किस टाइम पे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये आपको मदद करेगी, ठीक है, ताकि आप अपने राइट इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस को चूज़ कर पाओ। कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो आप डिसाइड कर पाओ, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप सोच पाओ, कितना लेवल ऑफ रिस्क आपको लेना है आप वो डिसाइड कर पाओ। तो बिल्कुल बेसिक इसकी डेफिनेशन है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है जो कि इन्वेस्टर्स की मदद करती है कि उनको डिसाइड करने में कि कहाँ पे उनको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ से उनको फ्यूचर में अच्छी रिटर्न्स रिसीव हों। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ की ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपको ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल हों, आपका रिस्क कम से कम हो, आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाएँ और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले और आप एज पर अपने इंडिविजुअल्स गोल के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के टाइप्स और उनके हम लोग आगे देखेंगे स्ट्रेटजीज़ क्या है। फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिव एक टाइप है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का जिसमें हमें कम रिस्क होता है पर हमें रिटर्न भी कम मिलती है विच इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सेकेंड वन इज़ मॉडरेट जिसमें एक बैलेंस्ड रिस्क होता है और रिटर्न अच्छी खासी मिलती है विच इज़ म्यूचुअल फंड। थर्ड वन इज़ अग्रेसिव, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बट रिटर्न्स भी उतनी ज़्यादा होती हैं। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए कौन से फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल। अपने आप से पूछो कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आपको घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन करनी है या रिटायरमेंट के लिए, आपका गोल क्या है, आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, कितना रिस्क लेवल लेना है, वो सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर कि आप कितने रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो। इवन इन्वेस्टर्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है रिस्क को होल्ड करने की। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और कुछ चाहते हैं कि हमें सेफ्टी के अंदर रहना है, चाहे हो सकता है कुछ 1 रुपया भी ना कमाएं पर हमारे खुद के पैसे कहीं ना जाए, ठीक है। तो ये आपके कंफर्ट विद रिस्क के साथ मैच करनी चाहिए। थर्ड वन इज आप कितने टाइम
टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 साल से कम, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, कितना, जितनी लंबी इन्वेस्टमेंट होगी लंबे टाइम के लिए उतनी रिटर्न्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। एज ऑफ द इन्वेस्टर, यंग पीपल्स कैन टेक मोर रिस्क। जो यंग पीपल्स हैं डेफिनेटली वो अग्रेसिव स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। बट ओल्डर पीपल वो हमेशा चाहते हैं कि उनको सेफली इन्वेस्ट करना है, स्टीडी इनकम चाहिए उनको, मतलब एक जैसे 4 to 5% भी अगर आता रहे तो वो ठीक है, ठीक है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमने जितना इन्वेस्ट किया ना उसका 50% डबल हो जाए या 100% ही हो जाए, ठीक है। तो यंग पीपल्स रिस्क ले सकते हैं बट ओल्डर पीपल नहीं। फिफ्थ वन इज इनकम का आपका लेवल क्या है, कितनी सेविंग्स है। अगर आप ज़्यादा अर्न करते हो तो आप डेफिनेटली ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, और आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है तो आप ज़्यादा रिस्क ले पाओगे। जैसे घर का छोटा बच्चा होता है वो कम जिम्मेदारियाँ उठाता है तो वो रिस्क ज़्यादा लेता है, ठीक है। आपके मंथली इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स आपकी डेफिनेटली स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करेंगे। 6 टैक्स बेनिफिट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जिसमें आपको टैक्स की डिडक्शन मिलती है। जैसे कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, ये स्कीम्स हैं NPS, ELSS अंडर सेक्शन 80C, इनके तहत सेक्शन 80C के तहत आपको इसमें डिडक्शंस मिलती हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन स्ट्रेटेजीज का यूज़ करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है। 7th वन, मार्केट की क्या कंडीशन है। अगर स्टॉक का मार्केट हाई है या लो है या इंटरेस्ट रेट जो है चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होंगे। एक गुड स्ट्रेटजी हमेशा ध्यान में रखती है कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, कब इकोनॉमी गिरेगी, कब पैसा गिरने वाला है, तो वो उससे पहले ही अपने पैसे बाहर निकाल लेते हैं मार्केट से। 8th वन इज लिक्विडिटी नीड्स। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना ईजिली आप कन्वर्ट कर पा रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश के अंदर। अब सोचो अगर मैंने FD करवा दी 5 सालों के लिए, क्या उसमें लिक्विडिटी है? मैं 5 सालों के लिए उसको नहीं छेड़ सकती, है ना। बट अगर मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ जब भी कोई अगर इमरजेंसी आए तो मैं अपने पैसे निकाल पाऊँ, दैट इज़ लिक्विडिटी, ठीक है। कुछ लोगों को इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। कुछ लोग अपने पैसों को लंबे समय के लिए लॉक कर देते हैं ताकि वो छेड़ ही ना पाएँ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को चूज़ करिए। 9th वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, अपने सारे को हीरे चुन के एक ही जगह पे नहीं जड़ देने हैं, उनको फैला दो अलग अलग। जैसे कि कुछ थोड़ा हिस्सा शेयर्स में डाल दो, थोड़ी FD करवा दो, कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ म्यूचुअल फंड्स में। एक ही जगह पे कभी भी अपने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। डिवर्सिफाई स्ट्रेटजीज हमेशा आपके रिस्क को रिड्यूस करती हैं। अगर एक तरफ से लॉस होगा तो दूसरी तरफ से वो कवर अप भी हो जाएगा। 10th वन इज नॉलेज और एक्सपर्टीज। कुछ लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट को अच्छे से तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं, बट कुछ नहीं समझते हैं तो उनको मोस्टली लोग एडवाइस करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह या किसी एक्सपर्ट की मदद लो, क्योंकि आपका नॉलेज लेवल बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी कौन सी आपको सेट बैठेगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप घुस गए हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डेफिनेटली पैसे डुबोने वाले हो, ठीक है। आफ्टर दैट इस क्वेश्चन की है जी कंक्लूजन। थर्ड क्वेश्चन इन सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बताया गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया था हमने? फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हम लोग करते थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब है टेक्निकल एनालिसिस, उसकी डाउ थ्योरी, उसकी यूजफुलनेस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्वेश्चन जो है 2024, 2023, 2022 कितनी बार आया है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिसकी हम मदद से प्रिडिक्ट करते हैं कि आज इस शेयर का ये प्राइस है, कल को इसका ये प्राइस होगा। प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द शेयर्स बाय स्टडिंग द पास्ट मूवमेंट ऑफ प्राइसेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि हम मतलब कह रहे हैं कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक हफ्ते बाद हमारे शेयर्स का ये प्राइस हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे प्रेजेंट पास्ट में उसने ये मूवमेंट की थी तो हम एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में भी ऐसे ऊपर जाके ऐसे ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ कि जो हिस्ट्री है वो खुद को रिपीट करती है, पास्ट ट्रेंड रिपीट होंगे जो कि हमें फ्यूचर प्राइजेस को समझने में मदद मिलती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है? चेकिंग स्टॉक्स के चार्ट्स को देखना, प्राइजेस को देखना, उनके वॉल्यूम्स को देखना और गेस करना कि अगला प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा, तुक्का लगाना। दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। इसकी मेन असम्पशंस क्या है? मार्केट डिस्काउंट्स एवरीवेयर, ऑल इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द स्टॉक प्राइस, न्यूज़, इवेंट, कंपनी रिजल्ट, सब कुछ जो भी है, डिस्काउंट्स, एवरीथिंग अवेलेबल है। प्राइस कैसे मूव होगा, स्टॉक्स मूव करेंगे, अपवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी, पास्ट प्राइस मूवमेंट्स जो है वो रिपीट होंगे, ह्यूमन का बिहेवियर, ठीक है। अब इसके अंदर जो डो थ्योरी की बात करें कि डो थ्योरी, व्हाट इज डाउ थ्योरी? डाउ थ्योरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस की। इसको किसने लिखा था? इसको चार्ली एच डाउ, जो कि फाउंडर है डाउ जोन्स कंपनी के। ये इन्वेस्टर्स को मदद करती है कि वेदर द स्टॉक मार्केट इज मूविंग अप या डाउन, कब आपको उन स्टॉक्स को बाय करना है, कब उनको सेल करना है। तो डाउ थ्योरी आपकी मदद करती है स्टॉक मार्केट को और अच्छे से जानने में। तो की प्रिंसिपल्स क्या हैं? की प्रिंसिपल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल आता है कि डाउ थ्योरी बताती है कि मार्केट में 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड सेकेंडरी ट्रेंड एंड थर्ड वन इज माइनर ट्रेंड।
प्राइमरी लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स लास्टिंग फॉर ईयर्स, सेकेंडरी शॉर्ट टर्म करेक्शंस के लिए, और माइनर जो है वो डेली फ्लक्चुएशंस के लिए। सेकेंड वन इज ट्रेंड हैज़ 3 फेजेस। जो भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उसकी 3 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेशन फेज, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर स्टार्ट बाइंग क्विकली। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जिनको नॉलेज है वो डायरेक्टली बाय करना शुरू कर जाते हैं। सेकंड वन इज पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जब पब्लिक आती है, व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स बाइंग आफ्टर गुड न्यूज़ कि मार्केट में न्यूज़ लीक हो गई, अब हम सब स्टॉक्स को बाय करेंगे। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर देते हैं क्वाइटली। जब सब बाय कर लेते हैं ना, तो कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको खबर आ जाती है कि नीचे जाने वाला स्टॉक, तो फटाफट वो उसको सेल कर देते हैं। थर्ड वन इज स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल न्यूज़, प्राइस जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। फोर्थ वन, एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर फॉर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, डिफरेंट मार्केट इंडिसेस यानी कि शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, ठीक है, जितने भी बैंक निफ्टी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता है जब ये तीनों एक ही मूवमेंट में जा रहे हैं। फिफ्थ वन इज वॉल्यूम कंफर्म द ट्रेंड, जो हाई वॉल्यूम होगा ड्यूरिंग द अप ट्रेंड एक पॉजिटिव साइन होगा। जब ऊपर की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा आता है, जो हम लोग देखते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो कैंडल्स बनी होती हैं ग्रीन रेड, उसका वॉल्यूम चेक करते हैं, तो ये ट्रेंड को कंफर्म करता है। जो भी वॉल्यूम है वो उसके ट्रेंड को कंफर्म करेगा। सिक्स्थ वन, ट्रेंड कंटिन्यू अनलेस रिवर्स, ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक वो रिवर्स नहीं आता। ट्रेंड विल स्टे अनलेस स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना शो हो जाए कि ये ट्रेंड बदलने वाला है। ट्रेंड चेंज होने के बाद कुछ हैमर शैमर से आते हैं, जिसके बाद जो भी उस टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उनको आइडिया लग जाता है कि यहाँ से ये रिवर्स मारेगा। कुछ ऐसे कैंडल्स बनती हैं जो कि पॉइंट होता है कि अब ये चार्ट पैटर्न रिवर्स होने वाला है। जब भी वो चेंज होने वाला होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है, ठीक है। सो ये कुछ इसके टाइप से अजम्पशंस थे। हाउ डो थ्योरी, ये कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हमारी मदद करती है। डो थ्योरी पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है, इन्वेस्टर्स को बताती है कि मार्केट क्या चल रही है, क्या मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। राइट टाइम पे एंटर करना बताती है, इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने में मदद करती है कि कब एग्जैक्ट टाइम पे उनको स्टॉक्स को बाय करना है। उनको पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करने में मदद करती है, उनको जो भी ट्रेंड्स हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक ना करें छोटी छोटी कनेक्शंस पे। और कंफर्मेशन, जो वॉल्यूम आता है ना किसी भी कैंडल में, जब वो बड़ा सा वॉल्यूम आता है कि हाँ इन्वेस्टर्स आ गए हैं, तो वो वॉल्यूम एक कंफर्मेशन देता है कि ट्रेंड अब अप जाने वाला है, सब लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं। सो हाउ टेक्निकल एनालिसिस हेल्प कि डिटरमाइन करता है कि डायरेक्शन ये होने वाली है, अब स्टॉक मार्केट के भी पैसे आ जाओ। ये कैसे काम करता है, बाय स्टडिंग स्टॉक चार्ट। जब हम लोग उसके पैटर्न्स को, उसकी कैंडल्स को समझना शुरू करते हैं कि किस कैंडल के बाद क्या आने की संभावना है। ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स को, कैंडल्स के वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं जब हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है, उसकी वॉचिंग मूविंग एवरेज को देखना कि किस एवरेज से वो मूव कर रहा है। ये टूल्स इन्वेस्टर्स की मदद करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि मार्केट अब अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स क्या है टेक्निकल इंडिकेटर्स के। पहले तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में एक मैथमेटिकल टूल है जो कि आपकी मदद करता है स्टॉक्स की मूवमेंट को अच्छे से समझने में। कुछ हम लोग जब चार्ट्स को देखते हैं, कुछ इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं ना, जो हमें बताते हैं कि कब हमें बाय करना है, कब सेल करना है। कुछ हमें पोजीशंस को मार्क करके बताते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, अगर आप लोग चार्ट पैटर्न ओपन करके देखेंगे तो हमें प्राइस, वॉल्यूम, टाइम के बेस पे एग्जैक्ट इंडिकेटर्स बताते हैं। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स के टाइप क्या है। फर्स्ट वन होता है ट्रेंड इंडिकेटर, हमें ट्रेंड बताता है कि अब ये अप जाने वाला है, ये डाउन जाने वाला है। एग्जाम्पल मूविंग एवरेज शो, हमें एवरेज प्राइस शो करता है एक पीरियड टाइम के लिए, लाइक 50 डे, ठीक है। उसके बाद मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि शो डायरेक्शन शो करता है ट्रेंड की कि क्या मोमेंटम होगा उसका। सेकंड वन इज मोमेंटम इंडिकेटर्स, ये हमें बताता है कि कितना फास्ट प्राइस मूव करेगा, क्या मोमेंटम रहेगा अप जाने का या डाउन जाने का। जैसे कि डाउन जाने का अगर उसने हमें बता दिया मोमेंटम कि एक झटके में डाउन आएगा एक ही कैंडल, तो ये मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये आप लोग नेम सर्च कीजिएगा, ठीक है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर है, ये आपको रिवर्सल प्राइजेस के बारे में बताते हैं। इंडेक्स आपको जो इंडिकेटर्स हैं मदद करते हैं। थर्ड वन इज वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स की क्या वोलेटिलिटी है, मेजर करता है कि कितनी जल्दी प्राइस जो है अप और डाउन मूव करेगा। इसके लिए भी आपको एग्जांपल दी गई है इसका इंडिकेटर की भी। फोर्थ वन इज वॉल्यूम इंडिकेटर, ये आपको वॉल्यूम बताते हैं कि कितना होगा वॉल्यूम, ठीक है। अंडरस्टैंड करने में कि क्या स्ट्रेंथ होगी उस स्ट्रेंथ की, ट्रेंड की, बेस्ड ऑन द शेयर्स जिनके ऊपर ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। बैलेंस वॉल्यूम ट्रेड होगा या वॉल्यूम ऑक्सीलेटर, जो भी आपके इंडिकेटर्स के नेम है, आप लोग इनको अप्लाई करके देखिए कि क्या क्या आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चार्ट पैटर्न ओपन करिए किसी भी शेयर कंपनी का, ठीक है। चार्ट पैटर्न ओपन करने के बाद वहां ऊपर एक ऑप्शन होता है जहां से आप लोग ने इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर्स को अप्लाई करके देखिए क्या आता है, अगर आप लोग इसके ऊपर डीप नॉलेज चाहते हैं, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन जो कि आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क,
क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं रिस्क को मेजर करने के लिए। अब रिस्क क्या होता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपका लॉस हो सकता है या अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द चांस जी कि एक्चुअल जो आपकी रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से वो डिफरेंट आ सकती है जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है उससे। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो रिस्क का मतलब है कि आपके पैसे लूज हो सकते हैं या आपको कम रिटर्न वापस मिल सकती है जितना आपने उसको एक्सपेक्ट किया है। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपीज़ शेयर्स में इन्वेस्ट किए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10% की रिटर्न आएगी, बट एंड अप गेटिंग ओनली 5,000 और इवन अ लॉस। तो ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिटर्न में, इसी को रिस्क बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क के टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज मार्केट रिस्क, रिस्क ड्यू टू अप्स और डाउन इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। सेकंड वन इज जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कभी ना कभी अप और डाउन होता रहता है। थर्ड वन इज इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस। फोर्थ वन इज क्रेडिट रिस्क, जो बोरोअर्स हैं मे नॉट रीपे द लोन, क्रेडिट रिस्क हो जाता है। फिफ्थ वन इज लिक्विडिटी, सेल करने में दिक्कत आती है, लिक्विडिटी नहीं होती है कुछ स्टॉक्स में, अगर आपको लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आप उनको सेल नहीं कर पाते हैं। सिक्स्थ वन इज बिजनेस रिस्क, रिस्क रिलेटेड टू कंपनी की परफॉर्मेंस। सेवंथ वन आपको कोई पॉलिटिकल रिस्क आ रहा है, कानून बदल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। उसके बाद 8 नंबर पे कोई करेंसी रिस्क आ रहा है, करेंसी एक्सचेंज रेट में, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको लॉसेज बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या टेक्निक्स हैं इस रिस्क को मेजर करने के लिए? सेवरल मेथड्स हैं इस रिस्क को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, तो जो कि आपको मदद करता है कि कितनी रिस्की आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है कि कितनी रिटर्न्स आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे आएंगी, ठीक है, कितनी एवरेज रिटर्न आपको मिल सकती है। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड 8%, 10%, 12% या 6% रिटर्न्स दे रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि शो हाउ स्प्रेड आउट दीज रिटर्न्स आर, कि कितनी स्प्रेड आउट सी रिटर्न्स हैं और उतना ही रिस्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन था स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड वन इज वेरिएंसेस। वेरिएंस एक स्केयर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होता है, ये हमें बताता है द स्प्रेड और फ्लक्चुएशन इन रिटर्न, कि कितना स्प्रेड या कितना फ्लक्चुएशन है हमारी रिटर्न्स के अंदर। जितना वेरिएंस हाई होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी। हायर वेरिएंस मीन्स इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्की। थर्ड वन इज बीटा, बीटा हमें बताता है कि जितना इन्वेस्टमेंट का प्राइस मूव करेगा, ठीक है, कि कितना इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना मूव कर सकता है मार्केट के रिलेटेड, तो मार्केट का बीटा इज इक्वल्स टू 1। बीटा की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, इज इक्वल 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। लेस देन मतलब कि मोर वोलाइटाइल यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, इज इक्वल में आ गया बीटा तो सेम रिस्क है जितना मार्केट में है, और ग्रेटर देन यानी कि बहुत कम रिस्क है, लेस देन हो गया तो बहुत कम रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो स्टॉक्स है उसका बीटा है 1.5, इट इज़ 50% विच इज़ मोर रिस्की देन द मार्केट। 1 से ज़्यादा है ना, 1 से कम तो नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो 50% मोर रिस्की देन द मार्केट। फोर्थ वन इज़ वैल्यू एड रिस्क, ये एस्टिमेट करता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन्वेस्टमेंट में ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कितना होगा, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। देयर इज़ अ 95% चांस दैट यू विल नॉट लूज मोर देन 10,000 इन 1 डे, ये आपको ये बताता है। रेंज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट रिटर्न, ये डिफरेंस होती है कि आपको हाईएस्ट कितनी रिटर्न मिल सकती है और कितनी लोएस्ट आएगी। तो इसको इजी है कैलकुलेट करना, बट ये डिटेल में नहीं होती है। अगर आपकी हाईएस्ट रिटर्न 15% है तो लोएस्ट इज 5%, तो जो रेंज है दैट इज 10%, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन है या मीन रिटर्न बोल सकते हो, ये आपको मदद करती है कंपेयर करने में रिस्क बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट। जितना आपका CV कम होगा उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट बेटर होगी, कम रिस्क होगा, ठीक है। शार्प रेशो, ये हमें बताती है कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिलेगा ईच यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। शार्प रेशो इज इक्वल्स टू कितनी हमें रिटर्न आएगी माइनस रिस्क फ्री रेट कितना होगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हायर शार्प रेशो इज इक्वल्स टू बेटर इन्वेस्टमेंट, जितनी शार्प रेशो हायर होगी उतनी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है रिस्क को मेजर करने की? फर्स्ट वन, हेल्प इन चूजिंग सुटेबल इन्वेस्टमेंट, को हेल्प चूज़ करने में मदद करता है, आपको रिटर्न और रिस्क में बैलेंस बनाने में मदद करता है, पोर्टफोलियो मैनेज करता है और डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करता है। सो ये था ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एंड अप होता है। शॉर्ट अगर आप रिमेंबर रखना चाहते हैं तो रिस्क का मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी, कुछ भी होनी, मेजर करना रिस्क को, जो कि आपके सरप्राइजेज, जो भी आपके फ्यूचर में आपको लॉसेज सरप्राइजेज होने वाले हैं, जो भी नुकसान होने वाले हैं, उससे आप खुद को बचा पाएँ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले पाएँ। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने पूरा यूनिट 1 कवरअप किया है, पिछले 3 सालों के क्वेश्चन। यूनिट 2 में मैं आपके साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चन और यूनिट 2 के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आऊँगी, बट दैट वीडियो इज ओनली अवेलेबल टू सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। जस्ट इन 59 रुपीज़ आप लोगों को पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएगा, जिसके अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो को आराम से देख सकते हैं।
सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें आप लोगों का प्यार मिल सके। तो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।